नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, बीकानेर से बड़ी खबर है जहां व्यापारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। फोन पर मिली वसूली की धमकी, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि व्यापारी से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक व्यापारी को फोन पर मिली वसूली की धमकी, वहीं फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है ये पूरा मामला, क्यों मांगी गई थी ये वसूली? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर में जो है फिरौती का एक मसला काफी लंबे समय से चलता शुरू हो चुका था और ये लगातार बदस्तूर जारी है। यहाँ पर फोन कर करके जो व्यापारी हैं या जो भी बड़े कोई ऐसे लोग हैं उनसे धमकी दी जाती है और फिरौती की मांग की जा रही है। इससे पहले भी जो मंत्री थे राजस्थान सरकार में गोविंदराव मेघवाल, उनको भी धमकी दी गई थी, 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी और खुद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में गिरफ्तारी भी की थी, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। लेकिन आज इस तरह से दूसरा एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर बीकानेर जिले के जो शेरुणा गांव का ये निवासी था व्यापारी जो था, उसको फोन करके 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और 1 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल जो एसपी योगेश यादव हैं बीकानेर के, उनके निर्देशन में सीएसटी या डीएसटी टीम और साथ ही साथ में जो साइबर सेल है उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम जो है वो फिलहाल राहुल नाम बताया जा रहा है और उसने किस उद्देश्य से जो फिरौती की मांग की थी अभी तक हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि बीकानेर में अपने आप में ये लगातार दूसरी घटना है जहां पर फिरौती की कॉल की गई है। इससे पहले एक मंत्री को की गई थी, इसके बाद में एक आम व्यापारी को ये घटना कॉल की जाती है, फिरौती मांगी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही घटनाओं में जो पुलिस है, बीकानेर जो पुलिस है वो लगातार एकदम मुस्तैद रही और इसमें एक्टिव होकर के कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने इस एक युवक को तुरंत ही धमकी देने के कुछ ही घंटों के बाद में गिरफ्तार कर लिया था। जी मनीष, देखिए आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब उस पे क्या कार्रवाई की जाएगी कि आगे इस तरह से किसी को धमकी ना मिले, जान से मारने की और वसूली ना ली जाए? आरोपी को डीएसटी और साइबर सेल टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है और खास तौर पर इसमें जो भूमिका रही थी वो डीएसटी प्रभारी महेंद्र दत्त, रामचंद्र थानाधिकारी सेणु का जो थे उनकी, और साथ ही साथ में जो साइबर सेल के दीपक यादव है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो पुलिस अपनी जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस कर्मी है, उनकी भी एसपी साहब ने पीठ थपथपाई है। आखिर में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और एक युवक को धर दबोचा है। फिलहाल इस युवक से जो है पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ होने के दरमियान ही बाद में कुछ सामने आ पाएगा कि आखिर में किस वजह से और क्यों इसने इस तरह से धमकी दी थी व्यापारी से, या कोई न कोई इनके आपसी कोई रंजिश थी जिसके चलते इस तरह से धमकी दी गई है। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार इस युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी नहीं, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से धमकियां मिलती आ रही हैं और ये वसूली और फिरौती मांगने के मामले आ चुके हैं सामने, तो इस पर प्रशासन अब क्या एक्शन ले सकता है जैसे जिससे इससे आगे कभी भी ऐसे मामले सामने ना आए? देखिए, एक अमूमन चीज होती है जहां पर कोई भी किसी भी तरह के आपराधिक रिकॉर्ड के या कुछ सरफरे लोग जो होते हैं वो फोन कर देते हैं और फोन करके फिरौती वसूलने की कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है और कई ऐसे भी पाए जाते हैं कि जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वो मजे के लिए फोन कर देते हैं। सिर्फ एक प्रैंक कॉल के जरिए ही वो लोग इस तरह से कोशिश करने की। चलिए ठीक है मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर ये आपसे को बीकानेर से बताई जहां व्यापारी को धमकी मिली है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक
भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के हर शब्द का एक मतलब था। मैं इससे काफी प्रभावित हुआ हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि एक आदिवासी महिला ने अपनी भावना प्रकट की है, वो तारीफ के काबिल हैं। गहलोत ने उम्मीद जताई है कि अपने भाषण में उन्होंने जो कमिटमेंट देश के साथ किया है, उम्मीद है कि वो उस पर खरी उतरेंगी। हम लोगों ने सबने शपथ ग्रहण में भाग लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उनके विचार भी अच्छे थे। उनकी जो स्पीच है उसके एक एक शब्द का मीनिंग था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक आदिवासी महिला ने जो अपनी भावना प्रकट की है वो तारीफ के काबिल है और जो उन्होंने देश के साथ में कमिटमेंट किया है बोल करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उस पर खरी उतरेगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज भीमपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह टीवी पर लाइव देखी। शपथ ग्रहण देखने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। आज़ादी के 75 वर्षों में भारत गौरवान्वित हुआ है कि दूसरी बार महिला और पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुई हैं। ये संयोगी था सुखद कि मैं इस गांव में ये कांजी भाई की घर है जो उसके परिवार की लड़कियां मेरे साथ में जो स्कूल में पढ़ती हैं, इनके भी अपने अरमान हैं। लेकिन आज ये सब लोग गौरवान्वित हैं जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन का वर्णन किया कि वो उड़ीसा के एक सामान्य आदिवासी कच्चे घर से शुरू हुई, पार्षद से जीवन शुरू किया और वो राष्ट्रपति तक पहुंची हैं। तो पूरे देश ने देखा किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर विराजित हैं। अगली खबर कोटा से है। कोटा में अपना घर आश्रम में 3 लोगों की मौत के मामले में फूड पॉइजनिंग और दूषित पानी बताया जा रहा है। करीब 20 अन्य मेडिकल कॉलेज में लोगों को भर्ती कराया गया है। वहीं मौत की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सीएमएचओ ने जहरीले पानी से मौत की आशंका जताई है। वहीं सीएमएचओ ने कहा कि घटना की नहीं अभी तक सूचना नहीं मिली है। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके का ये मामला है। बता दें कि कोटा में अपना घर आश्रम में 3 लोगों की मौत का मामला ही आज ही सामने आया है, जहां
फूड पॉइजनिंग और दूषित पानी को बताया जा रहा था मौत की वजह। इस हादसे में करीब 20 अन्य लोगों को भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत किन कारणों की वजह से हुई अभी उनका पता नहीं चला है। इस मामले में आखिर सवाल यह है कि अपना घर के रहवासियों को दूषित पानी और भोजन कैसे दिया गया। रहवासियों की तबीयत बिगड़ते ही अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। बड़ा सवाल है कि तबीयत बिगड़ते ही अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। वहीं अपना घर में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा क्यों नहीं थी, और अगर समय पर बड़े अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया गया था इस मामले में। इतनी बड़ी लापरवाही की सजा किसको मिलेगी। और सजा मिलती है तो क्या सजा दी जाएगी और ये सजा कब दी जाएगी। तीन लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 17 से 18 लोग अभी भी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। फूड पॉइजनिंग जो गंदे पानी के कारण खाने का भोजन इन्फेक्टेड हुआ और जो गंदा पानी पीने में आया वो मुख्य कारण रहा है। उसके हमने सैंपल ले लिए हैं और फूड ऑफिसर द्वारा, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा फूड के भी सैंपल ले लिए गए हैं। श्रीमान प्रिंसिपल साहब को भी हमने वायरोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल लेने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो समय रहते हुए भी ये दोनों सैंपल वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट को बुला करके करवा लेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपको शाम को बता दी जाएगी। फिलहाल कितने लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है? लगभग 15 से 18 लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनकी स्थिति क्या है? उनमें से 3 कैजुअलिटी हो चुकी है वहाँ अस्पताल में और अभी 15 लोग के आसपास वो एडमिट है। ये पानी के इन्फेक्शन के कारण और भोजन के कारण इन्फेक्शन प्राइमरी कंडीशन में लगता है, उसके सैंपल हमने ले लिए हैं। सैंपल आने के बाद रिपोर्ट शाम को आपको बता दी जाएगी। आज यहाँ अपना घर में जो मानसिक विबंधितों का केंद्र है, उनकी यहाँ आश्रय स्थल है, तो यहाँ फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ हम लोग आए सार संभाल करने के लिए। तो यहाँ पता चला है कि करीब 10-11 जने हैं जिनको फूड पॉइजनिंग हुई और वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, ज़ाहिर इलाज है। करीब 3 लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई है। मूल रूप से CMHO साहब और प्रशासनिक जांच तो प्रारंभ हो गई है। हमारे इस तरह के जो भी काम है वो हम कर रहे हैं। अपनागर आश्रम में एक साथ 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और जो प्राथमिक कारण सामने आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। यही हम यहाँ अभी अपनागर आश्रम के जो छत पर बनी टंकियों के पास खड़े हैं। ये वही टंकियां हैं जहाँ से दूषित पानी की सप्लाई होना बताया जा रहा है। संभवतः ऐसा प्रारंभिक कारण जो है चिकित्सा विभाग की टीमें भी बता रही है। इसी दूषित पानी की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है 3 लोगों की फिलहाल अपनागर आश्रम में मौत होगी, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक जो लोगों को है वो अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें मौके पर मौजूद है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का यह जमावड़ा है और ये कहा जा सकता है कि सभी लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर खुद थोड़ी देर पहले मौजूद थे और जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वो ये कहा जा सकता है कि जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से, यानी दूषित पानी के चलते इन 3 लोगों की मौत हुई और समय रहते उन लोगों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। ये भी एक बड़ी लापरवाही जो है निकल कर सामने आ रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। हम ओम प्रकाश आपसे जानना चाहेंगे कि ये देखिए काफी बड़ा मामला सामने आ चुका है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है अपना घर आश्रम में। तो सबसे पहले सवाल ये है कि दूषित पानी और भोजन इन लोगों को दिया कैसे गया? ये जो अपनागर आश्रम है, यहाँ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, प्रशासनिक सहयोग से भी यहाँ जो लावारिस होते हैं, विमंदित होते हैं, जिनको प्रभु जी कहा जाता है, वो लोग जो सड़कों पे बेसहारा होते हैं, बीमार होते हैं,
उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाता है। उनकी खाने पीने की, रहने की तमाम तरह की सुविधाएं संस्था की तरफ से जो है मुहैया करवाई जाती है। लेकिन वहाँ जब व्यवस्थाओं की पोल तब खुली जब एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई। दूषित पानी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, फूड पॉइजनिंग माना जा रहा है। और एक साथ 3 जो प्रभु जी की मौत के बाद युग कहा जा सकता है कि प्रशासनिक महकमे में और जो अपनागर आश्रम में वहाँ हड़कंप मचा हुआ है। लापरवाही कई तरह की सामने आ रही है, लेकिन प्रारंभिक लापरवाही है कि दूषित पानी होने के बाद जब लोगों की तबीयत बिगड़ी तो समय रहते जो प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को, जी बिल्कुल, सवाल यही है कि तबीयत बिगड़ती ही अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, किस चीज का इंतजार किया गया इतनी देर तक? इस मामले में पूरी तरह से आश्रम द्वारा इस मामले को दबाने का जो है प्रयास किया गया और यही वजह रही कि इन 3 लोगों की मौत हो गई। तब जब है प्रशासनिक महकमा हड़कंप में आया, जिला कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे, चिकित्सा अधिकारियों की टीम है, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, तमाम तरह की अब व्यवस्था की जा रही है। सभी के सैंपल पानी के लिए जा रहे हैं, सभी के जांच की जा रही है, जो स्वास्थ्य जांच की जा रही है। 235 से अधिक जो संबंधित है वहाँ वो रहते हैं। उनमें अब किसी प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं हो और कोई इस तरह की घटना सामने नहीं आई। इसके लिए हालांकि अब पुलिस और प्रशासनिक महकमा हरकत में आया जरूर है, लेकिन जो आश्रम की लापरवाही ये है कि बनक तक नहीं लगने दी। साइट समय रहते इनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवा दी जाती। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर का। जयपुर में एबीवीपी का हल्ला बोल देखने को मिला है। रीट पेपर वायरल को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया। कथित तौर पर पेपर वायरल हुआ था। जयपुर से ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जहां एबीवीपी का हल्ला बोल देखने को मिला है। रीट पेपर वायरल को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। रीट में जब पेपर बाहर ले जाना मना था, रीट की जो परीक्षा हुई उसमें अभ्यर्थियों को अपना पेपर वो जो है बाहर ले जाना मना था। अंदर ही पेपर जमा हो रहा था, सबमिट हो रहा था। आखिर ये पेपर कहाँ से आया, ये बाहर वायरल कैसे हो रहा है, इसकी जांच सरकार करे। रीट में हमारी बहन बेटियों के सुहागों को उतरवाकर, उनके बाजुओं को कटवाकर, उनकी निशानियों को उतरवाकर जिस तरीके से उनके साथ में अग्नि परीक्षा ली गई, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में भी सीता से जिस तरीके से अग्नि परीक्षा ली जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 घंटे पहले कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप लोग परीक्षा देने से 1 घंटे पहले अंदर जाना मना है। इस तरीके के सरकार ने गुंडागिर्दी की है, तानाशाही की है। हमारे कई भाई बहन रह गए हैं, उन्हें फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। दूसरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे होगा। जब इन्होंने अलग अलग पारियों में पेपर रखे हैं तो कोई पेपर कठिन आया है, कोई पेपर सरल आया है, कोई हार्ड आया है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। आखिर ये विषय है अभ्यर्थियों के जहन में, रीट का पेपर बाहर क्यों आया, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। और जिन छात्र छात्राओं को बाहर अंदर बैठने की परमिशन नहीं दी गई, उनके साथ के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कैसे किया जाएगा। ये विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ उतरी है और मांग की है कि जो गुनहगार रीट के पिछले साल भी अंदर हैं, जो अंदर थे वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वो लोग बाहर घूम रहे हैं, सरेआम उनको देखा जा रहा है, वो बातें करते कि हम इसका ये करा देंगे, हम उसका पास करा देंगे, फेल करा देंगे। आखिर इन लोगों को, बड़ी मछलियों को कब पकड़ेगी इस गहलोत सरकार। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिख समाज के पूर्व ग्रंथी के केश काटे गए और उनके साथ मारपीट की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने के दावे किए। 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार हैं। ऐसे में घटना के विरोध में रामगढ़ समेत आसपास के 5 कस्बे सोमवार को पूरी तरह से बंद हैं। इस दौरान व्यापारी बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं 5 कस्बों की निजी स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। हमारे ग्रंथी साहब के केस कत्ल के मामले में पूरा क्षेत्र बंद रखा गया है। उसी सिलसिले में रामगढ़ कस्बे को पूर्ण रूप से व्यापारियों के सहयोग से बंद का आह्वान किया गया है और पूरा हमारे सर्व समाज मिलजुल कर पूरे बाजार में राउंड ले रहा है और सबसे कोई एक आध दुकान खुली हुई है तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुकान सब आप बंद करें और सबका सहयोग पूरा मिल रहा है।
हमारे ग्रंथी गुरबख्श सिंह जी के कुछ असामाजिक तत्व जो कि अलावड़ा से संबंध रखते हैं, उनके द्वारा उनके बाल केसों को काटा गया, जो कि सिख धर्म में गर्दन काटने के समान है। इसको लेकर आज हम सभी ने रामगढ़ बाजार बंद किया है। अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। हम आगे इस आंदोलन को पूरे देश तक ले जाएंगे। हमारी एक ही मांग है प्रशासन से कि बिना सरकार का दबाव मानते हुए निष्पक्ष रूप से इसमें न्याय करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनको सजा मिले, यही हमारी मांग है। अगली खबर है बीकानेर से। बीकानेर में स्कूल में तालाबंदी हुई है। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ये तालाबंदी की गई है। ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। स्कूल के बाहर ग्रामीणों और छात्रों का धरना जारी है। एमएलए बिहारी लाल ने प्रदर्शनकारियों से बात की है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया गया है। नौखा के भादुओं की ढाणी के स्कूल का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर तालाबंदी कर दी गई। ग्रामीणों द्वारा स्कूल पर ताला जड़ दिया गया। वहीं स्कूल के बाहर ग्रामीणों और छात्रों का धरना जारी है। इस मामले पर एमएलए बिहारी लाल ने भी प्रदर्शनकारियों से बात की है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इस मामले से अवगत भी कराया जा चुका है। बीकानेर के नौखा के भादुओं की ढाणी के स्कूल का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी है। इसके बाद स्कूल के बाहर धरना दिया गया। धरने पर बैठे स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के पास ही हड्डा रोड़ी है, जहां मृत पशुओं के शवों को डाला जाता है, जिससे स्कूल का वातावरण दूषित रहता है और बदबू की वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आवारा और जंगली पशुओं का भी खतरा बना रहता है। स्कूल प्रशासन ने जिला प्रशासन को सूचित किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के स्कूल के पास ही पशु शमशान घाट है, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है और इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ से स्टूडेंट टीसी कटवा रहे हैं। पुरानी समस्या है। जब भी गांव के अंदर प्रशासन आया, उस समय गांव की तरफ से भी इस बारे में, इस समस्या के बारे में बताया गया था और स्कूल की तरफ से भी कई बार लिखा गया था। स्कूल के साथ दीवार के बिल्कुल चिपटी हड्डा रोड़ी है और इस कारण से आए दिन स्कूल के अंदर बच्चों को, स्टाफ को बड़ी समस्या होती है, बहुत बदबू आती है और कई बार तो यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांव भोमपुरा में हड्डा रोड़ी की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों द्वारा स्कूल के सामने बच्चों द्वारा ये तालाबंदी करके धरना शुरू किया गया है। असल में लंबे समय से गांव के अंदर ये हड्डा रोड़ी की समस्या है। शिक्षण संस्थाओं में गांवों तक कुत्ते वो हड्डियाँ ले जाते हैं और बार बार इन्होंने अभियान के अंदर भी प्रशासन को अवगत कराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।